हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लैनेट यूट्यूब चैनल। मैं विवेक कुमार गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस प्लैनेट में। आज हम चर्चा करते हैं इतिहास के उस विषय की जो भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो ये वो संस्था जिसने आजादी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये वो संस्था जिससे बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज, चाहे वो मिस्टर गांधी हो, मिस्टर नेहरू हो, मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मिस्टर दादा भाई नौरोजी जी जैसी शख्सियतें जुड़ी थी। यही वो संस्था है जिसने जनमानस में राष्ट्र प्रेम, नेशनलिज्म की भावना क्रिएट की, जिसका आगे परिणाम हम कहीं ना कहीं देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के रूप में। तो बात क्या है, एक संस्था एकदम से बन गई या अचानक ही उभर आई? नहीं, इस संस्था के बनने की एक कहानी है, पीछे से एक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि है जिसने इस संस्था को बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब देखा जाए तो भारत में जो अंग्रेजों के आने के बाद भारतीयों का शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक वजह बनती है कि एक संस्था बनी। भारत में लोगों का शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय जागरूक हो रहे हैं और वो आर्थिक रूप से यूनिफाइड हो रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों का शोषण नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट सबका हो रहा था। चाहे वो कृषक वर्ग का हो, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, कहीं ना कहीं सबका शोषण होता चला जा रहा था। इसने लोगों को इकोनॉमिकली यूनिफाइड कर दिया। दूसरी तरफ देखा जाए सोशल कारण भी बनता है। सामाजिक रूप से भारत में रेनेसां या कहें पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा है, समाज सुधार की बात आ रही है, भारतीय अपने में आत्मचिंतन कर रहे हैं और भारतीयों में कॉन्फिडेंस, आत्मगौरव, ऑनर और सम्मान जैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं। इन चीजों ने बताया कि कैसे अंग्रेज हमें निम्न बता रहे हैं। इसके अलावा कहा जाए तो रेशियल चीजें भी कहीं ना कहीं भारत को यूनिफाइड करने में भूमिका निभा रही है। अंग्रेज प्रजातीय रूप से, रेस के रूप में अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं, भारतीयों को, निम्न कोटि को, तो भारतीयों के मन में भी उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया की भावना जन्मी और कहीं ना कहीं लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उन्हें प्रजातीय रूप से श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं या कमतर मान रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए कि प्रेस, लिटरेचर वगैरह ने भी, साहित्य ने, अखबारों ने भी लोगों में नेशनलिज्म की भावना क्रिएट की। दो चीजें अनजाने ही दो चीजों ने इन संस्था को बनाने में भूमिका निभाई है। एक है रेलवे और दूसरी है इंग्लिश एजुकेशन। ये संस्थाएं लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है। रेलवे उन्होंने इसलिए नहीं बनाई कि आप नॉर्थ से साउथ यात्रा करें और साउथ में साइलेंट वैली घूमकर आए। इसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश इसलिए नहीं लागू किया कि आप अंग्रेजी भाषा सीखें और नए नए थॉट्स, नए नए कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, डेमोक्रेसी जैसे विचारों से आप अपने को अवेल कर सकें। रेलवे इन्होंने इसलिए बनाई कि भारत में जो दूर दराज, भारत एक बड़ा क्षेत्र है, आप जानते हैं, दूर दराज के क्षेत्र से रॉ मटेरियल पोर्ट तक आए और पोर्ट से वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाए। और आपने जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां हुई? तो एक प्रश्न भी बन जाता है कि फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज अकर्ड इन विच कंट्री? तो योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा? वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा वो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में बदला, यानी वस्तुओं में बदला। अब वो वस्तुएं कहीं ना कहीं इंग्लैंड से पोर्ट आई भारत के, अब पोर्ट से भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में गई। जैसे अंग्रेजों का क्या हुआ फायदा? ये हुआ कि भारत का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और भारत में उनका एक बड़ा कंज्यूमर वर्ग तैयार हो गया, एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग तैयार हो गया, जहां वो अपनी बनी हुई चीजें बेचकर भी इनकम कमा सकते हैं। अब दूसरा बिंदु है शिक्षा। अंग्रेजी में शिक्षा का मीडियम उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि भारत में उनका जब एक्सपेंशन हो रहा है, उनका विस्तार हो रहा है, वो प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, तो उन्हें कर्मचारियों की जरूरत है, यानी क्लर्क स्तर के कर्मचारी चाहिए। जाहिर है इंग्लैंड से आए हुए कर्मचारी महंगे पड़ेंगे या कहें कि वो ज्यादा वेतन लेंगे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भारतीयों को शिक्षा दी जाए जिससे वो लोग हमारे लिए काम कर सकें। यहां पर इनका एक ख्याल ये भी था कि वो जब भारतीय शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनके सोचने का तरीका भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरह हो जाएगा। तो इस बारे में एक फेमस कमेंट भी है कि वो रक्त और रंग से भारतीय होंगे लेकिन सोच से अंग्रेज होंगे, और ये कहीं ना कहीं आज भी हमें भारत में दिखाई देता है। और यहाँ पर दृष्टि और थी कि जब वे लोग
अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी भोजन, अंग्रेजी लैंग्वेज सीखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी अंग्रेजी चीजें अडॉप्ट करेंगे तो एक कंज्यूमर वर्ग तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये कहीं ना कहीं इनकी सिंपैथी अंग्रेजों की तरफ रहेगी तो एक समर्थक वर्ग भी तैयार हो जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद दुनिया में जो नवीन कॉन्सेप्ट चल रहे थे उन्हें देखा, उन्होंने महसूस किया कि इंग्लैंड में जो बातें हो रही हैं डेमोक्रेसी की, इंग्लैंड में बातें हो रही लिबर्टी की, और बल्कि अंग्रेज इसका उल्टा भारत में लागू कर रहे हैं। तो उनके मन में आया कि यहाँ पर अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो शिक्षित वर्ग ने लोगों तक और बात पहुंचाई, और दूसरी बात अंग्रेजी माध्यम से हमें लैंग्वेज के रूप में यूनिफाइड ही कर दिया। पहले नॉर्थ की पीड़ा साउथ को समझ में नहीं आती थी भाषा के कारण। अब मान लीजिए कर्नाटक का एक कन्नड़ में कोई, कन्नड़ भाषा में कोई अपनी बात कह रहा है तो हमें क्या समझ में आएगी, लेकिन अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश की लैंग्वेज ने हमें कम्युनिकेट करना आसान कर दिया। नॉर्थ की पीड़ा साउथ समझ पा रहा है और साउथ की पीड़ा नॉर्थ समझ पा रहा है, वेस्ट ईस्ट को समझ रहा है और ईस्ट वेस्ट को समझ रहा है। ऐसी कंडीशन में लोगों में नेशनलिज्म की भावना और तेजी से फैली। हालांकि ये सबसे पहले मिडिल क्लास वर्ग में, पढ़े लिखे लोगों वर्ग में फैली है। उसके आगे ही आप देखेंगे कि कैसे मिस्टर गांधी इस रोल को आगे आम जनता में भी पहुंचा देते हैं। तो जाहिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था बनने से पहले ही छोटी छोटी कुछ संस्थाएं बनने लगी हैं। लोकल लेवल पर प्रचार और प्रसार उनका होने लगा। हालांकि वो संस्थाएं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई हैं। जाहिर है स्थानीय स्तर पर चलने वाली संस्थाएं पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं, लेकिन इन संस्थाओं ने कहीं ना कहीं एक ऑल इंडिया लेवल की संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने का एक मार्ग जरूर तैयार कर दिया। इन पर भी कुछ प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, आप देखिएगा यहां से भी कुछ अछूता सा पॉइंट दिखते हैं तो यहां पर प्रश्न जरूर आते हैं, आप देखते हैं। तो भारत में आपने सुना होगा समाज सुधार आंदोलन या आधुनिक भारत के जो पिता कहे जाते हैं राम मोहन राय जी पहली बार राजनीतिक रूप से राजनीतिक अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने एक 1836 में 1836 में एक संस्था गठित की जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक। बंग भाषा प्रकाशक नामक संस्था गठित की, ये पॉलिटिकल संस्था मानी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और संस्थाएं आती हैं जिसमें है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी कहें या कहें जमींदारी एसोसिएशन, ये पहली संगठित या कहें वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसे एक पॉलिटिकल पार्टी ना कहके हम इसे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कहें तो ज्यादा उपयुक्त नजर आएगा। कब बनी? 1838 में। कहां बनी? कलकत्ता में। और इसके फाउंडर कहे गए हैं द्वारिकानाथ टैगोर जी। कौन है? द्वारिकानाथ टैगोर जी। दूसरी संस्था बनी है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कब बनी है? 1843 में। और फाउंडर है इसके जॉर्ज थॉम्सन। जॉर्ज थॉम्सन। तीसरी जो संस्था है उसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, 1851 में बनी। फाउंडर है राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव। और इस संस्था की खास बात यह है कि जो नील विद्रोह हुआ था, इस संस्था ने मांग की थी कि नील विद्रोह की जांच के लिए एक कमीशन बैठाया जाए जो एक रिपोर्ट दे। और इस संस्था का जो मेन न्यूज़पेपर था, मेन जो पत्र था वो था हिंदू पैट्रियट। उसके बाद जो संस्था एक बनती है उसका नाम है इंडियन लीग। अब बात करेंगे इंडियन लीग की, तो इंडियन लीग 1875 में बनती है। स्थान है कलकत्ता और फाउंडर है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। अब हम बात करते हैं कि इंडियन एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण संस्था, चाहे पीसीएस स्तर के एग्जाम हो या फिर रेलवे स्तर के एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम्स कोई हो, वही संस्था पूछी जाती है। 1876 में कहां बनी? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। और फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में याद रखिएगा, ये एक आईसीएस ऑफिसर थे। और इस संस्था की सबसे खास बात है कि इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस मूवमेंट चलाया, यानी इन्होंने आंदोलन चलाया कि सिविल सर्विसेज में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, जिसे आप कह सकते हैं इंडियन सिविल सर्विस मूवमेंट या भारतीय जानपाद सेवा आंदोलन। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए सिविल सर्विस मूवमेंट किसने चलाया, वो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था इंडियन एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। अब देखिए बंबई एसोसिएशन कब बनी? 1852 में। स्थान बंबई और संस्थापक है दादा भाई नौरोजी जी।
उसके बाद ये एक संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर संस्थाएं कौन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैंने जो संस्थाएं बताई हैं उनमें अभी फिलहाल ये दो संस्थाएं अत्यधिक वेरी इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं। कब बनी? 1870 में। कहां बनी? एमजी रानाडे संस्थापक हैं एमजी रानाडे। एमजी रानाडे के बारे में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात या हु वाज द सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र का सुकरात कौन था? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे। इन्होंने मराठों के इतिहास पर बहुत अच्छा लिखा है या ग्रेट इंफॉर्मेशन दी है। साथ में जीवी जोशी है, जीवी जोशी यानी गणेश वासुदेव जोशी जी। और एक संस्था बनी है मद्रास महाजन सभा, यानी भारत के लगभग हर क्षेत्र में संस्थाएं बन रही है। और मद्रास महाजन सभा बनी है वर्ष 1884 में। और यहाँ पे तीन व्यक्ति दिखाई देते हैं, एमवी राघवाचारी जी हैं, दूसरा नाम है सुब्रमण्यम अय्यर जी का, और तीसरा नाम है आनंद चार्लो, आनंद चार्लो। और फिर ये एक संस्था, ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशों में भी प्रयास हो रहा है कि भारतीयों की बातों से या भारतीयों के थॉट्स से अंग्रेजी सरकार को अवेयर किया जाए या भारतीयों की इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाए। तो एक संस्था बनाई गई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वर्ष याद रखिएगा 1866 में, स्थान है लंदन, और फाउंडर हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन लोकल स्तर का यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में लगी कि एक ऐसी संस्था बनना चाहिए जो ऑल इंडिया लेवल पर हो। इधर शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है, रेलवे के द्वारा क्या हुआ है कि नॉर्थ और साउथ भी जुड़ चुके हैं। जो ज्योग्राफिकल रूप से दूर पड़ते थे अब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए हैं। तो नॉर्थ और साउथ के लोगों का मिलना हो रहा है, ईस्ट वेस्ट का मिलना हो रहा है, और अंग्रेजी माध्यम से वो कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो अब एक संस्था की जरूरत लग रही जो ऑल इंडिया लेवल पर बने। तो ऑल इंडिया लेवल पर एक संस्था बनाने के लिए प्रयास होगा, जिसे हम अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहां हुई? तो एक्चुअली में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में दो थ्योरी भी बड़ी फेमस है। एक थ्योरी कहलाती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, आपने देखा होगा कि घरों के कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, और आप जानते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी मेटल से कम होता है, तो ताकि उसमें अगर गैस ज्यादा बन जाए तो सेफ्टी वॉल्व के द्वारा वो गैस बाहर निकल जाए ताकि कुकर को नुकसान न पहुंचे। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना वास्तव में अंग्रेजों ने खुद कराई है, इसलिए कि उन्होंने देखा था कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहीं ना कहीं भारतीयों की बातें बाहर ना आ पाई, या भारतीय अपनी बात सत्ता तक ना पहुंचाए, या भारतीयों का एंगर, भारतीयों का क्रोध बाहर ना निकल पाया। तो उसके लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए ऐसी एक्सप्लोसिव कंडीशन बनी और 1857 का विद्रोह जैसी चीज हो गई। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके द्वारा भारतीयों की बातें, भारतीयों के विचार, भारतीयों के थॉट्स अंग्रेजों तक पहुंच सकें या सत्ता तक पहुंच सकें, और भारतीय अपनी बात कहकर अपना एंगर बाहर निकाल सकें, जिससे कि 1857 जैसी विस्फोटक कंडीशन ना हो पाए। इसलिए कहा गया कि यह संस्था अंग्रेजों ने बनवाई थी, इसीलिए इसके संस्थापक एक अंग्रेज दिखाई देते हैं। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि यहाँ संस्था वास्तव में भारतीयों का ही प्रयास था, और उसमें सहयोगी बने हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कहाँ के निवासी हैं, स्कॉटलैंड के। कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में नौकरी की, कृषि विभाग में सचिव के पद तक रहे। जब रिटायर हुए तो ये भारतीयों की प्रति सिंपैथी रखते थे। कहते हैं कि इन्होंने भारतीयों के लिए इनके मन में प्रेम था, स्नेह था, कहीं ना कहीं दया थी, और वो भारतीयों के कल्याण की बात करते थे और उनका कल्याण करना भी चाहते थे। तो जाहिर है इतनी बड़ी संस्था बननी है, तो जाहिर है कि फिर अंग्रेजों का अगर सपोर्ट मिल जाता है एक अंग्रेज व्यक्ति का, तो इस संस्था पर संदेह नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के रूप में ही हो सकता है, जिन्हें भारतीयों से प्रेम है, थोड़ा सी सिंपैथी है। तो उन्होंने उनको इसका फाउंडर बनाया।
इससे फायदा क्या हुआ कि यह संस्था पर संदेह अंग्रेजों का नहीं गया। ये संस्था जब पनप गई तो कहीं ना कहीं जब एक संस्था पनप जाती है, मजबूत हो जाती है, तब उसको क्रश करना इतना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष रखे हैं आप, दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सही भी थोड़े थोड़े नजर आते हैं। अब बात करते हैं कि ये संस्था बनने के लिए हुम ने पहले ही मैंने कहा प्रयास किया। 1884 में उन्होंने एक संस्था बनाई है भारतीयों के कल्याण के लिए, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन है इस संस्था का नाम। एक्चुअली में इस संस्था में पढ़े लिखे शिक्षित लोग शामिल हैं। इस संस्था की मीटिंग 1885 में पुणे शहर में बुलाई जानी है। पुणे शहर आप जानते हैं कि फेमस शहर है, यहीं पर शिवाजी भी जन्मे। तो पुणे शहर में संस्था की मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन वहां पर एक बीमारी फैली हुई थी जिसका नाम था प्लेग। प्लेग एक महामारी के रूप में, और प्लेग इतनी खतरनाक थी कि कहीं पूरे पूरे नगर और शहर नष्ट हो जाते थे। इसे संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज कहा गया है। जैसे आज हम बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 तो खैर बड़े स्तर पर है, प्लेग एंडेमिक स्तर पर थी और कोविड-19 पेंडेमिक स्तर पर है। तो जाहिर है कि स्थान बदल दिया गया। तो संस्था की जो बननी थी, बैठक होनी थी पुणे में, वो जगह पुणे की जगह पहुंच गया है आपके बंबई। तो बंबई एक कह सकते हैं कि पहुंच गई संस्था बंबई में बनने। तो पहले क्वेश्चन बनेगा कि पहले ये संस्था की बैठक कहां होनी थी? पुणे में होनी थी। कहां होनी थी? पुणे में होनी थी। अब ये संस्था बैठक बुलाई कहां गई इंडियन नेशनल यूनियन की? वो संस्था बुलाई गई है बॉम्बे में। तो संस्था बनी कब? प्रश्न आएगा आपका। स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। वहीं पर यह बैठक हुई है और स्थान है गोकुल दास। स्कूल का नाम भी पूछा गया है, कॉलेज का नाम भी पूछा गया, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे या बंबई। तो याद रखना है आपको। संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक वही अंग्रेज थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या आपकी परीक्षा में कभी कभी लिखा होता है ए.ओ. ह्यूम। तो आप ए.ओ. ह्यूम कहें या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहीं पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की एक जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है एक व्यक्ति ने। तो पूछा जाता है कि हु वाज दैट पर्सन हु रोट द बायोग्राफी ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो वो जीवनीकार थे जिनका नाम था, जीवनीकार थे कौन? विलियम बैडर्नबर्ग। विलियम बैडर्नबर्ग ये उनके जीवनीकार थे, ये आपको याद रखना है। फिर पूछा जाएगा भाई इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष एक भारतीय बनाए गए थे जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 पीपल पार्टिसिपेटेड, 72 लोगों ने भाग लिया है। कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया है। और जब ये संस्था बनी तो उस समय वायसराय कौन थे? क्या पूछा जाएगा? वायसराय कौन थे? याद रखना, वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ये बातें नहीं आपकी लॉर्ड डफरिन। बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। प्लेस या वेन्यू कौन था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। फाउंडर ए.ओ. ह्यूम, एक आईसीएस ऑफिसर रिटायर्ड। और कौन थे इसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट? व्योमेश चंद्र बनर्जी। परीक्षाओं में WC बनर्जी में लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि व्योमेश अलग है, WC अलग है। सदस्य कितने थे? 72 लोग, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा वायसराय थे उस समय लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम रखा गया था, तो इसके एक सदस्य दादा भाई नौरोजी जी, जो अमेरिका के इतिहास से बड़े प्रभावित थे, तो इन्होंने नाम प्रपोज किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जो संघ नाम है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन है, यूनियन शब्द हटाया जाए और उसकी जगह शब्द जोड़ा जाए कौन? कांग्रेस। तो नाम जुड़ गया, क्या नाम हो गया? इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहीं पर एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस टर्म किसने यूज किया यहाँ पर, या किसके कहने पर जोड़ा गया? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी के कहने पर जोड़ा गया। दूसरा प्रश्न यह बन जाता है कि ये कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? तो आप बताएंगे ये शब्द नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है या उत्तरी अमेरिका से लिया गया। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क ये है, आपको ये बताना है कि कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ कांग्रेस? ये आप ढूंढ के बताइएगा, आज के जमाने में बताना इतना कठिन नहीं। दूसरी बात करें कि ये जो बैठक हुई, तो संस्था स्टैब्लिश हुई, तो संस्था स्थापित करने का स्थान और पहला अधिवेशन या पहली बैठक या पहली सभा होने का स्थान भी यही बच जाता है। तो उस पर भी अगर प्रश्न आएंगे तो आपको क्या कहना है? आपसे पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो आप बता देंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है। यही बातें आप याद रखिएगा। तो आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? आप बताएंगे यही आंसर जो मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में लिखाए थे। यहां पर एक प्रश्न और आ जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में वो कौन सी शख्सियत जो इस प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुई थी या फाउंडर नहीं थी, तो वो नाम याद रखिएगा। वो नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न आता है कि कांग्रेस के शुरू के 4 अधिवेशन आपको हर हाल में याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ, तीसरा कब हुआ, इन पर भी प्रश्न आते हैं। तो कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ है, तो कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ है वो ठीक अगले वर्ष सन 1886 1886 में हुआ। और यहाँ पे जो स्थान था वो था आपका कलकत्ता या कलकत्ता। कलकत्ता में संस्थापक कौन थे? संस्थापक यहाँ तो हो ही चुके हैं। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी पर भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से। इन्हें कहा क्या कहा गया? इन्हें कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध आदमी। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और उस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप चाहे वनडे एग्जाम दिखाएं या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम, हर जगह ये किताब पूछी गई। और इन्होंने ही बताया कि भारत से धन निकलकर इंग्लैंड जा रहा है। हम भारतीय जान ही नहीं पा रहे थे कि हमारा धन कहां जा रहा है, हमारा मनी कहां जा रहा है। और वो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट, जिसे आप कह सकते हैं धन के बहाव का सिद्धांत। और एक बात आप सभी जानते होंगे, शायद आपने कभी इकोनॉमी पढ़ी हो तो ये शब्द सुने होंगे। 2 क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और वो पूछा जाता है कि भाई दादा भाई नौरोजी ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने भारत की पर कैपिटा इनकम का असेसमेंट किया है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की कुल जीडीपी का आकलन किया। आपके लिए प्रश्न ये है, ये बताना है कि उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए बताई थी। तो आज के लिए इतने ही हम चर्चा करते हैं। चर्चा थोड़ी स्लो चल रही है इसलिए कि चीजें समझ में आए। अगर जेहन में नहीं है तो वो चर्चा बेकार की है। तो इसे फिर आप प्रश्न जो मैंने 2 पूछे उनके आंसर दें और कमेंट में इनके आंसर दें। और इसको अगर इस सेशन को आप पसंद करते हैं तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद। थैंक यू।